देखिएगा, अब इस क्लास के अंदर हम लोग कार्बिन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे जो कार्बिन का प्रिपरेशन डिस्कस किया था उसको एक बार हम हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं, राइट, ताकि आपको उससे रिलेवेंट कुछ चीजें मैं आपको और बता सकूं। देखिए, जब भी कभी हमने कार्बिन की प्रिपरेशन की तो कार्बिन की प्रिपरेशन में हमने क्या देखा कि प्रिपरेशन किस किस मेथड से हम लोगों ने करी। एक हमने हेलो फॉर्म से निकाली, एक हमने हेलो फॉर्म से कार्बिन की प्रिपरेशन की। किससे की? हेलो फॉर्म से। एक H निकाला और एक हेलोजन निकाला, बाकी दो हेलोजन हम लोगों ने ऐसे ही रखे। H को इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला, X इलेक्ट्रॉन लेके निकला। एक प्रिपरेशन हमारी ये थी। एक प्रिपरेशन हम लोगों ने जो कार्बिन की वो प्रिपरेशन की ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से। इससे हमने कार्बिन की प्रिपरेशन की, डाइक्लोरोकार्बिन। एक हमने कार्बिन का प्रिपरेशन किससे किया? एक हमने कार्बिन का प्रिपरेशन किया इस प्रकार के कंपाउंड से, डाइमिथाइलिन, ये लीजिए, करेक्ट। और मैंने आपसे ये कहा यहां H की जगह R भी हो सकता था, ये लीजिए। एक हमने कार्बिन का प्रिपरेशन इससे किया था। पहले हमने H बाहर निकाला और फिर हमने X माइनस बाहर निकाला, करेक्ट। और आप याद कीजिए, अगर यहां फोर्थ दोनों एक जैसे होते थे, ये R H नहीं है यहां, और अगर ये X है, तो हमने यही काम, ये सारा काम हम बेसिक मीडियम में करवाते थे, बेस। और अगर ये दोनों हेलोजन होती है और ये RR होता है, तो हम वाया मेटिलेशन, हम उससे ये हेलोजन पहले मेटिलेशन से बाहर निकालते हैं और फिर हेलोजन बाहर निकाल के कार्बिन बनाते थे, करेक्ट। एक हमने फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन और किससे किया? कीटीन से हम लोगों ने कार्बिन की प्रिपरेशन की हीट करने पर। और एक हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन करी एसिटिक एसिड से। इसको भी हमने पॉलीफॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में पहले हीट किया, ये लीजिए, और यहां से H2O निकाल के कीटीन बना के फिर फर्दर ऑन हीटिंग करवा के हमने कार्बिन बनाई। क्लियर? देखो, ये वाले जो मेथड थे ये मेटिलेशन बेस्ड था। एक बार आप समझना बातों को। और ये सिंपल हीटिंग बेस्ड था। कुछ ये बेसिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़े, ओके। और इसके बाद में हमने प्रिपरेशन कहां से पढ़नी चालू करी? सेवंथ मेथड फ्रॉम डाईएजो कंपाउंड। हमने डाईएजोमीथेन के साथ डीलिंग करी। हमने डाइजोमीथेन को हीट करके कार्बिन बनाई, याद करो। और एट्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने क्या किया? हमने डाईएजो एल्केन लिया, ये लीजिए। डाइजोमीथेन की जगह हमने क्या लिया? डाईएजो एल्केन, ये लीजिए। और डाईएजो एल्केन का मतलब हो गया RCH डबल बॉन्ड N, ये लीजिए। और मैंने क्या बोला? जब डाइजोमीथेन या डाईएजो एल्केन यूज में लिया जाता है तो आप या तो हीट करो या फोटोकेमिकल कंडीशन दो, या आपको याद करो या तो रोडियम सॉल्ट मिलता था या कॉपर सॉल्ट मिल रहा है, और या फिर आपको सिल्वर सॉल्ट मिलता है। और आप यहां से N2 बाहर निकालते हो और N2 बाहर निकाल के आप कार्बिन जनरेट कर लेते हो। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 7th नंबर और 8th नंबर, मतलब नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है। एक हमने ये पढ़ा था। अब इसमें काम की बात जो है वो आप लोग समझना। ये जो डाईएजोमीथेन, ये जो डाईएजो एल्केन मैंने लिया है, जरूरी नहीं है कि ये बना बनाया मिले। ऐसे कई मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़े जिसमें हमने ये डाईएजो एल्केन जनरेट करी। ये डाईएजो एल्केन हमने ड्यूरिंग द रिएक्शन पहले जनरेट किया, फिर N2 बाहर निकाल के कार्बिन बनाई थी। यही तो कंसेप्ट था हमारा। मैं वो आप लोगों को एक बार याद दिलाता हूं। देखो, ये डाईएजो कंपाउंड अब हम कहां से बना रहे थे वो जरा आप लोग देखो। एक हमने डाईएजो एल्केन, मतलब मुझे ये चीज चाहिए, ये चाहिए, ये मिल जाए कहीं से भी, जिसके मुझे इधर क्या लगा है, इधर क्या लगा है, उससे कहीं कोई मतलब नहीं है। ये डाईएजो चाहिए बस, करेक्ट। बिकॉज अगर ये डाईएजो आ गई तो N2 बाहर और कार्बिन बन जाएगी। आई बात समझ में? अब वो डाईएजो हम कहां से बना के आए हैं जरा आप देखो, याद करो। हम एसिड हैलाइड लेते थे
और इसकी रिएक्शन डाईएजोमीथेन के साथ करवाते थे, इससे डाईएजोएल्केन ही तो बनती थी। क्लियर? ये सब चीजें हम लोग जानते हैं, यानी एसिड हैलाइड से हम ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़कर आए हैं। क्लियर? अच्छा, ये बताइए एसिड हैलाइड के अलावा हम लोग और क्या करते थे? हम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड लेते थे। याद कीजिए, ये लीजिए, ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड लेके और इसकी रिएक्शन हम टॉसाइल अजाइड के साथ करवाते थे इन द प्रेजेंस ऑफ द ट्राईइथाइल अमीन। ये लीजिए, और हम यहां पर डाईएजो कंपाउंड बना लेते थे। यहां क्या बन जाता था? डाईएजो, इस एक्टिव मिथाइलिन पर। ये भी हम लोग करके आए हैं। क्लियर? एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा ये था डाईएजो का, फिर हम इस N2 को बाहर निकाल के कार्बीन जनरेट कर लेते थे। करेक्ट? ये भी हम लोग पढ़कर आए हैं। एक मेथड क्या था? आप याद करिए, हम लोग एक्टिव मिथाइलिन ना लेके हम लोग क्या करते थे? एल्काइलिडीन कार्बीन बनानी होती थी हमारे को। याद करो, हमें तो डाईएजो से मतलब है ना केवल। आप याद करो, हम लोग लेते थे ये कार्बोनाइल। करेक्ट? और इस कार्बोनाइल की रिएक्शन हम किससे कराते थे? हम इस कार्बोनाइल की रिएक्शन, देखो ऐसे एल्काइलिडीन डाईएजो में बना देता हूं, राइट? इसकी रिएक्शन हम करवाते थे N2CHSiMe3 से इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस। करेक्ट? आप याद करो, ये डबल बॉन्ड होता था, फिर यहां पर एक C आ जाता था और यहां से आप ये N2 लगा लेते थे। करेक्ट? और फिर आप यहां ये डाईएजो कंपाउंड बन गया, फिर आप याद करो ये N2 बाहर निकाल के और यहां एल्काइलिडीन कार्बीन ये बनाते थे। तो मतलब कुल मिला के पहले बना तो डाईएजो कंपाउंड ही ना, ये भी हम लोग पढ़कर आए हैं। फिर इसी से मिलता जुलता स्टेप मैंने क्या सिखाया था कि सिलिकॉन नहीं होता कई बार। याद करो, मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था सिलिकॉन नहीं होता है कई बार रिएक्शन के दौरान, बल्कि हमने ये कंपाउंड ले लिया था। याद करिए, ये फास्फोरस। याद आया? राइट? और इसकी रिएक्शन हम करवाते थे बेस, जैसे कि हमने ले लिया KOH इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल। ये दोनों रिएक्शन करते थे, मिथॉक्साइड जनरेट करते थे, फिर वो मिथॉक्साइड यहां अटैक करके ये कर देता था और वो डाईएजो कंपाउंड यहां माइनस होके फिर वो रिएक्शन यहां करता था। यानी ये फिर आगे बिल्कुल इसी पर बेस्ड इसी तरीके की रिएक्शन देना चालू करता था और फिर हमारे को क्या मिल जाता था? ये लीजिए, ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था, हमारे को इससे भी क्या मिल जाता था? ये लीजिए, ये डाईएजो कंपाउंड ये मिलता था और फिर हम इससे N2 बाहर निकाल के और वही एल्काइलिडीन कार्बीन बना लेते थे। करेक्ट? याद करो, ये कंपाउंड्स, ये दोनों एल्काइलिडीन कार्बीन पर बेस्ड हम लोग डाईएजो एल्केन बना के आए हैं। ये डाईएजो ग्रुप हम लोग बना के आए हैं, लेकिन ये डाईएजो से हमारे को आगे एल्काइलिडीन कार्बीन देता है। एक आप याद करो, हम लोग बमफोर्ड स्टीवंस बनाते थे, बमफोर्ड स्टीवंस पढ़ते थे, है ना? बमफोर्ड स्टीवंस में क्या किया था? आप याद कीजिए, ये टॉसाइल हाइड्रोजन होता है। याद आया कुछ? और टॉसाइल हाइड्रोजन से हम इसमें भी पहले वीक बेस की प्रेजेंस में याद करो ये डाईएजो कंपाउंड बना के आए हैं। ये बमफोर्ड स्टीवंस के अंदर हम लोग करके आए हैं। याद करो, बमफोर्ड स्टीवंस एक डायरेक्टेड बमफोर्ड स्टीवंस थी, उसके अंदर हम लोग क्या लेते थे? उसमें हम ये डबल बॉन्ड N और ये N और ये PH स्टाइरिन बाहर निकाल के इससे भी हम डाईएजो कंपाउंड बनाते थे। ये हम लोग बमफोर्ड स्टीवंस और डायरेक्टेड बमफोर्ड स्टीवंस के अंदर पढ़कर आए हैं। क्लियर? ये क्या था? डायरेक्टेड बमफोर्ड स्टीवंस, ये था आपका डायरेक्टेड बमफोर्ड स्टीवंस। और ये क्या था?
ठीक है, ये बमफोर्ड स्टीवंस टॉसाइल हाइड्रोजन से बनता तो डाईएचओ ही था ना, बस इनको अलग अलग तरीके से हम पढ़ते थे। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन एसिड हैलाइड से बनाते थे, ये हम एक्टिव मिथाइलिन लेके बनाते थे, ये टॉसाइल हाइड्रोजन बोल के बनाते थे, ये हम बमफोर्ड स्टीवंस में डायरेक्टेड बमफोर्ड स्टीवंस के नाम से बनाते थे। इन सब में समझो सार एक ही है, सभी में डाईएचओ कंपाउंड बन रहा है, या तो नॉर्मल ऐसा या एल्काइलिडीन टाइप का, सब में पैटर्न एक ही चल रहा है। इसको दिमाग में सेट करिए आप लोग। क्लियर? ऐसे ही देखो, अब देखो आपको कमाल की चीज मैं बताऊं, है ना, कमाल की चीज ये है इसके अंदर कि अगर आप अब ये ले लो, ये लीजिए, ये लिया और आपने यहां हाइड्रोजन ले लिया, ये क्या है? अरे ये हाइड्रोजन ही तो है, राइट। और मैंने इस हाइड्रोजन का रिएक्शन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 से करा दिया। किससे करा दिया? MnO2 से, और मैंने कहा वही डाईएचओ बन गया। अब आप सोचोगे यार डाईएचओ कैसे बन गया? अरे बहुत आसान है। कैसे बना जरा देखो, मैं समझाता हूं आप लोगों को। इधर देखो, इधर देखो, मैं यहां इससे डाईएचओ कैसे बना इसको समझाता हूं। देखो कैसे बना है, देखिए। अगर मैं यहां ये समझाऊं आपको, लुक लुक, ये चीज आनी चाहिए क्योंकि ये चीज हमने इसमें भी पढ़ी थी, और यही चीज मैं अब आपको इससे भी सिखा रहा हूं। बहुत ध्यान से देखना। मैंने क्या बताया था कि इस कंपाउंड का अगर मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं MnO2 से और इसको मैं सिंपल हीट कर रहा हूं तो क्या होता था? यहां से स्टाइरीन बाहर निकलती थी और यहां MnO2 इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो इन दोनों ही स्पीशीज से देखो मुझे ये मिल गया, ये मिल गया, समझो। ये दिस इज द नाइट्रीन टाइप स्पीशीज, ये नाइट्रीन टाइप स्पीशीज है। अगर मैं इस नाइट्रीन टाइप स्पीशीज का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये लोन पेयर अगर यहां से यहां आ जाए, अरे तो आपको यहां ये लीजिए, ये लीजिए, ये प्लस और ये माइनस बताना पड़ेगा। और इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं तो आपको ये ऐसे लिखना आना चाहिए। अरे ये क्या बन गया? दैट इज द डाईएचओ कंपाउंड। तो जब भी कभी आपको कहीं ऐसे स्पीशीज बनती हुई दिख रही है तो इसका मतलब आपको डाईएचओ कंपाउंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? डाईएचओ कंपाउंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और डाईएचओ अगर बन गया तो फिर कहां दिक्कत है? N2 बाहर, कार्बिन बन गई। और देख लेना कार्बिन से रिलेवेंट क्या क्या रिएक्शंस हम लोगों को दे रखी है, राइट। बस कार्बिन बनानी आनी चाहिए आपको सटीक। ओके, अब आप देखेंगे, वापस से मैं बैक साइड पे आता हूं। ये आपको मैंने MnO2 हाइड्रोजन से भी समझा दिया। इसके अलावा डाईएचओ कंपाउंड और भी कई तरीके से बन सकता है। देखो भाई, और किससे बनता है? ट्राईएजीन फ्रैगमेंटेशन, ट्राईएजीन फ्रैगमेंटेशन। अब देखो इनमें मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। ट्राईएजीन क्या होती है समझना, जैसे ये RCH2 और इधर से ये N डबल बॉन्ड N, ये लीजिए, और ये NHR, इसको कहा जाता है ट्राईएजीन। करेक्ट? इसको क्या कहा जा रहा है? दिस वन इज द ट्राईएजीन, राइट। ओके, ये ट्राईएजीन हो गया बेसिकली। ओके, इस ट्राईएजीन का एसिडिक मीडियम के अंदर फ्रेगमेंटेशन करवाया जाता है। याद रखना, ये एसिड की प्रेजेंस में फ्रेगमेंटेशन करवाया जाता है, याद रहे। तो ट्राईएजीन फ्रेगमेंटेशन से हमारे को वही नाइट्रीन टाइप की स्पीशीज मिलती है। ओके, और यहां से क्या होता है? यहां से ये डाईएचओ कंपाउंड हमारे को जनरेट होता है। ओके, तो ट्राईएजीन फ्रेगमेंटेशन ध्यान रखना, ये स्केलेटन, इससे भी हमें डाईएचओ कंपाउंड मिलता है। अब ये डाईएचओ और किससे मिलता है जरा आप लोग देखेंगे। दो प्रकार की चीजें अब हमें और आनी चाहिए जिससे ये डाईएचओ कंपाउंड मिलता है। दोनों ही प्रकार की चीजें जरा ध्यान से आप लोग देखना। अगर मैं यहां ये स्पीशीज ले लूं, देखो इधर, अगर मैं यहां ये स्पीशीज ले लूं, दिस इज कॉल्ड दिस वन, और यहां पे ले लिया ये N, और ये ले लिया मैंने N, और ये R। इसको कहते हैं N एल्काइल N नाइट्रोसो कंपाउंड। इसका नाम है, याद रखना, बहुत जगह ये आप लोगों को मिलेगा।
इसका नाम है एन एल्काइल एन नाइट्रोसो। ये दो मेथड अब आपको ध्यान रखने हैं, एन एल्काइल एन नाइट्रोसो। जब एन एल्काइल एन नाइट्रोसो लिया जाता है और इसका फ्रेगमेंटेशन, इसका क्लीवेज बेसिक मीडियम में कराया जाता है। इसका मैं फ्रेगमेंटेशन किसके प्रेजेंस में करवा रहा हूं? बेसिक मीडियम में अल्कलाइन क्लीवेज करवाया जाता है एन एल्काइल एन नाइट्रोसो का। करेक्ट, ये अल्कलाइन क्लीवेज होता है भैया, याद रखना इसका, आपको बेसिक मीडियम देगा, एल्केलाइन क्लीवेज होता है। हमें मैकेनिज्म से मतलब ही नहीं है, हमें तो सीधा इसका डाईएजो कंपाउंड बनाना है और कुछ नहीं करना। क्या करना है हमारे को? इसका डाईएजो कंपाउंड बनाना है बस, और कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। क्लियर? आपको इसका केवल और केवल डाईएजो कंपाउंड बनाना है एन एल्काइल एन नाइट्रोसो का। क्लियर? और एक हमारे को ध्यान रखना है, एन एल्काइल एन नाइट्रोसो में इस एल्काइल की जगह बस अमाइड ग्रुप लगा हुआ होता है, यानी एन नाइट्रोसो एन अमाइड, बस ये लगा हुआ होता है। और वो मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो इधर, उसको भी मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरा आप लोग समझना। ये लीजिए, ये मैंने एक कंपाउंड ले लिया है, करेक्ट, ये मैंने वही एन लिया है और यहां पर मैं वही एन नाइट्रोसो ले रहा हूं और यहां मैं अमाइड बना रहा हूं। आ गई बात समझ में? आपको केवल और केवल क्या ध्यान रखना है, एन नाइट्रोसो एन अमाइड भी अगर दिया है ना, आपको केवल इस पोर्शन में डाईएजो कंपाउंड बनाना होता है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इस पोर्शन में आपको केवल डाईएजो कंपाउंड बनाना है। करेक्ट? क्या कहा मैंने? देखो इधर ये क्या लगा हुआ है, यहां एन नाइट्रोसो एन अमाइड। आपको केवल और केवल इस पोर्शन के ऊपर क्या करना है, ये डाईएजो ग्रुप लगाना है। तो ये जितने भी मेथड्स मैंने आप लोगों को बताए हैं ना, ये सारे के सारे मेथड्स किसके हैं? ये सारे मेथड डाईएजो की प्रिपरेशन के हैं, जिनमें से हम लेकिन मैक्सिमम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रखे थे केवल ये एन नाइट्रोसो एन अमाइड और एन अल्काइल एन नाइट्रोसो और ट्राईएजीन फ्रेगमेंटेशन, ये तीन आपको पता होने चाहिए। इनसे भी पहले डाईएजो कंपाउंड ही बनता है और उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बीन के अंदर। क्लियर? चलिए अब आप समझना वापस से, यहां पर ये कैसे बना कार्बीन, ये आपको डाईएजो कंपाउंड कैसे बना, ये मैंने आपको समझा ही दिया है। अब आप देखो कि कार्बीन अगर मान लीजिए बन गई है, ठीक है, अब यहां मैंने कहा कार्बीन बन चुकी है। कार्बीन बनने के बाद देखो इधर हमने कहा कार्बीन बन चुकी है। कार्बीन बनने के बाद क्या होगा ये हमें देखना है। कार्बीन की रिएक्शंस हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट होनी चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है हमारे को उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। कार्बीन बनाने के बाद या तो वो हमसे रीअरेंजमेंट पूछेगा, याद रहे, हमसे क्या पूछेगा? रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट या तो हमसे वुल्फ रीअरेंजमेंट पूछेगा, याद रहे केस या तो वुल्फ का है, दिख जाएगा आपको कीटो कार्बीन का केस, करेक्ट, या फिर कार्बीन से इलाइड बना के 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का केस है, ये दिख जाए आपको। अगर कार्बीन विनाइल कार्बीन है, अगर कार्बीन कैसी है? विनाइल टाइप की कार्बीन, ओके, यानी कि इस प्रकार की अगर कार्बीन है तो उसके अंदर स्कैटेबोल रीअरेंजमेंट भी आपको करना आना चाहिए, जो मैंने आपको बता रखा है, स्कैटेबोल रीअरेंजमेंट कराना आना चाहिए। आपको डॉयरिंग ले फ्लेम पूछी जा सकती है, वो आपको दिख जाएगा कि आपको क्या सवाल पूछा जा रहा है, ओके, ये रीअरेंजमेंट हो गया। और या फिर कार्बीन को पाई बॉन्ड में इंसर्शन करवाया जाएगा, इंसर्शन इन पाई बॉन्ड दिख जाएगा आपको, इंसर्शन इन पाई बॉन्ड। ये केस बिल्कुल आसान होते हैं, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। या कार्बीन में क्या पूछ लेगा वो? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कार्बीन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पूछ लेगा, ये लीजिए, करेक्ट। और यहां कार्बीन का ZH सिग्मा बॉन्ड के अंदर इंसर्शन पूछ लेगा, और यहां ZH सिग्मा बॉन्ड डेल्टा ZH प्रिफर्ड होता है, और अगर डेल्टा ZH नहीं है तो फिर बीटा ZH हम काम में लेते हैं। अगर डेल्टा ZH नहीं है तो हम लोग बीटा ZH बॉन्ड को काम में लेते हैं। ये चीज मैंने आप लोगों को बता रखी है। डेल्टा ZH के अंदर 5 मेंबर रिंग बनती है और बीटा ZH के अंदर
3 मेंबर रिंग बनती है। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है, ये कार्बीन का सार था। एक और बात जो अब इसमें ध्यान रखनी है वो क्या है कि कार्बीन के अंदर जब आप वुल्फ रीअरेंजमेंट करवाते हो तो ये कीटो कार्बीन में होती है वुल्फ रीअरेंजमेंट। कीटो कार्बीन में वुल्फ रीअरेंजमेंट बनने के बाद आपको क्या मिलता है, कीटीन मिल जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कीटीन बन गया। कीटीन बनने के बाद वो 2 चीजें चलवा सकता है आप लोगों से, या तो वो कीटीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा लेगा, या तो वो कीटीन के ऊपर क्या करवा लेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये अपन लोगों को आता है, या फिर वो कीटीन को 2+2 साइक्लो एडिशन के अंदर भेज देगा, या फिर वो कीटीन को किस में भेज देगा, 2+2 साइक्लो एडिशन में भेज देगा। ध्यान रखिएगा, अगर उसने कीटीन को 2+2 साइक्लो एडिशन के अंदर भेजा है, अगर उसने कीटीन को 2+2 साइक्लो एडिशन के अंदर भेजा है, याद रखें तो इसकी पहचान है 4 मेंबर्ड रिंग का बनना। 4 मेंबर्ड रिंग हमारे को वहां बनती हुई दिखाई देगी। हमारे को क्या बनती हुई दिखाई देगी, 4 मेंबर्ड रिंग। ये ध्यान रखना, पूरी कार्बीन के अंदर ये केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे को देखने को मिलती है। ये मैंने आपको कार्बीन का सारा सार बता दिया, इसका प्रिपरेशन और इसका पूरा केमिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़कर आए हैं। करेक्ट। अब मैं बात करता हूं कार्बीन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। देखिए 1 बाय 1 फटाफट हम इन सवालों को समझते हैं। देखो पहला सवाल है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, इतना आसान नहीं है ये सवाल, है ना। इसको मैं सॉल्व करता हूं, आप लोगों को बताता हूं ये सवाल किस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले यहां डाइएजो कंपाउंड है, इसको हीट करेंगे तो N2 बाहर निकलेगी। जैसे ये N2 बाहर निकलेगी हमारे को यहां ये कार्बीन मिलेगी। करेक्ट। अब यहां पर ये जो कार्बीन हमारे को मिली, ये लीजिए, ठीक है। ये जो कार्बीन हमारे को मिली, ये कार्बीन आगे किसके साथ रिएक्शन करेगी, ये कार्बीन रिएक्शन करेगी इस थायोफीन के साथ, और थायोफीन में सल्फर के ऊपर लोन पेयर होता है, और वो लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बीन के ऊपर, और अटैक करके यहां हमारे को ये स्पीशीज देगा जिसको हम ए कह रहे हैं। जैसे ही ये रिएक्शन होगी ना, इस रिएक्शन के बाद यहां तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और सल्फर चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है इसलिए सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये लीजिए, ये हमारे को मिल गया, इसको हम कहेंगे दैट इज द सल्फर एलाइड। हमारे को ये क्या मिल गया, सल्फर एलाइड। ये लीजिए, ये हमारे को मिल गया, और इसको हमने कहा प्रोडक्ट ए। क्लियर। जैसे ही ये सल्फर एलाइड बना, यहां सल्फर ने अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर दी। क्लियर। अब एरोमेटिसिटी अगर लॉस्ट हो गई तो फिर सल्फर भैया पूरी कोशिश करेगा कि कैसे भी करके इसमें वापस से एरोमेटिसिटी आए। तो जब इसको आगे जब रिफ्लक्स किया जाता है, देखिएगा जब इसे आगे रिफ्लक्स किया जाता है तो क्या स्टेप्स होते हैं जरा आप लोग देखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये खुद ले लेगा। क्लियर। जैसे ही ये स्टेप्स होंगे, देखिए इस स्टेप्स के बाद हमारे को ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, इसका पॉजिटिव चार्ज मेंटेन है, और यहाँ इसका नेगेटिव चार्ज मेंटेन है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो वापस ले भी लिए, ये नेगेटिव चार्ज मेंटेन है, और यहाँ से ये COOET हमारे को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ एरोमेटिसिटी वापस लाने के लिए हमें इस कार्बन पर से लगी H+ फॉर्म में निकालनी पड़ेगी, और इस H को कैसे निकाला जाएगा H+ फॉर्म में, इस नेगेटिव चार्ज के द्वारा। ये नेगेटिव चार्ज कार्बन यहाँ से H+ ले लेगा। क्लियर। जैसे यहां से ये H+ लेगा, यहां सिस्टम के अंदर देखो फिर से एरोमेटिसिटी आ जाएगी, और एरोमेटिसिटी आने के बाद हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये फाइनली हमारे को यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो पहले सवाल के अंदर हमने देखा सिंपल कार्बीन का प्रिपरेशन, फिर सल्फर एलाइड का बनना, और उसके बनते एरोमेटिसिटी का लॉस्ट हो जाना, एरोमेटिसिटी वापस अटेन इस तरीके से होगी, और ये हम कहेंगे दैट इज द प्रोडक्ट
थी। ये कार्बिन की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी जो हमारे को पता होनी चाहिए थी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं कार्बिन पर बेस्ड। देखिएगा यहां पर हमारे को बताना है कि फाइनली जब हम इस कार्बोनाइल कंपाउंड के रिएक्शन इससे करवाएंगे तो क्या होगा। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं इसके अंदर, है ना। देखो इसके बहुत सारे स्टेप्स तो हम लोगों ने कर रखे, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार पूरा डिटेल के अंदर क्लियर कर देता हूं। आप याद करो, यहां पर सिलिकॉन की जगह फास्फोरस होने से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने आपको हर चीज समझाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर ये मिथॉक्साइड आयन, ये लीजिए, इसका यहां अटैक होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां से यहां जाएंगे, और जब ये फिर से इधर आएंगे यहां से ये बाहर निकलेगा। जैसे ये बाहर निकला, देखो यहां मैं ये कहूंगा ये N2 और यहां ये नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ये फास्फोरस, और यहां ये स्पीशीज हमारे को मिल चुकी है। क्लियर। यहां ये नेगेटिव चार्ज आने के बाद अब इसी का तो अटैक होगा किसके ऊपर, इस कार्बोनाइल के ऊपर जो हमने लिया है। करेक्ट। देखो ध्यान रखना, पुरानी चीजें अगर हमारी क्लियर है तो हमारे को ये सारी चीजें समझ में आएंगी। राइट। अब यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, और आपको मैंने क्या सिखाया था, ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही यहां अटैक करेगा, ये लीजिए, तो हमें ये स्पीशीज मिलेंगी। ये लीजिए, ये यहां O- हो गया। करेक्ट। और यहां से ये कार्बन जिसपे क्या लगा हुआ है, N2 लगा हुआ है, और ये लीजिए इस कार्बन का जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद इस पे क्या लगा हुआ है, फास्फोरस, और ये स्टेप ऐसे लिखा गया। करेक्ट। अब आपको पता है यहां फास्फोरस है, कभी यहां सिलिकॉन होता है, मतलब यहां एक ऐसा ग्रुप होता है जिसकी ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी होती है। अब ऑक्सीजन और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, और ये लीजिए जैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी हम इस बनने वाली स्पीशीज को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। देखो हमने इसको कैसे लिखना है, अब इसको कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये लीजिए यहां पर ये ऑक्सीजन, ये फास्फोरस, ये माइनस हो गया, ये OMe होल ट्वाइस हो गया, ये लीजिए, और यहां डबल बॉन्ड, ये N2 मेंटेन है। करेक्ट। अब उसके बाद हमें पता है ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में एफिनिटी होती है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच में एफिनिटी होती है, क्योंकि आप याद करो अभी मैंने आप लोगों से क्या डिस्कस किया था, जब मैंने कहा था ओवरऑल ये प्रिपरेशन आप लोगों को करवानी आनी चाहिए। ये लीजिए, ये बताया था या तो सिलिकॉन का केस होता है ना, और या फिर ये फास्फोरस का केस होता है, यही तो सिखाया था मैंने आप लोगों को। बस यही चीज मैंने यहां काम में ली है, जरा आप लोग देखेंगे। जैसे ही मैं यहां पर ये स्टेप कराता हूं, अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं, और हमारे को ये लीजिए दैट इज CH डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड N2। दिस इज द डाईएजो कंपाउंड जिसका जिक्र इतनी देर से हो रहा था। ये डाईएजो कंपाउंड मैंने यहां पर फॉर्म किया। जैसे ये डाईएजो कंपाउंड यहां पर हम लोगों को मिलेगा, ये डाईएजो बनने के बाद यहां से N2 बाहर निकलेगी। N2 बाहर निकलने के बाद यहां से CH डबल बॉन्ड C और ये कार्बीन मिलेगी, दैट इज कॉल्ड अल्काइलिडीन कार्बीन। अब अल्काइलिडीन कार्बीन या तो इन्वॉल्व कहां हो जाए, या तो किसी पाई बॉन्ड में जाके इंसर्ट हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ तो हमारे को मिला ही नहीं है। तो मैंने आप लोगों को याद हो तो बमफोर्ड स्टीवंस पढ़ाया था, मैंने कहा था उसकी एप्लीकेशन के अंदर क्या सिखाया था कि अल्काइलिडीन कार्बीन अल्काइन में कन्वर्ट हो सकती है। तो अब अगर मैं ये कह दूं कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेके इधर चल जाए ग्रुप और ये इधर आ जाए, देन फाइनली इट इज कन्वर्ट इनटू द टर्मिनल अल्काइन। ये लीजिए, इससे हमारे को ये टर्मिनल अल्काइन मिलेगी, यानी कि मैंने यहाँ ये 1-2 शिफ्ट करवाया है इस अल्काइलिडीन कार्बीन में, दैट इज द जस्ट रिलेवेंट टू बमफोर्ड स्टीवंस रीअरेंजमेंट। बमफोर्ड स्टीवंस में जो चीजें सिखाई थी बस मैंने वही यहाँ काम में लिया है। ओके, ये बात हुई आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 की। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई 3 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही प्यारा सवाल, और इसके साथ में एक वो सवाल आपसे डिस्कस करूं जो हमने पढ़ा हुआ है। देखो आप ध्यान रखना, हमने बिल्कुल एक ऐसा सवाल पढ़ा है, लेकिन वहां एक ही मिथाइल था, यहां 2 मिथाइल नहीं थे, केवल एक मिथाइल था, याद रहे 2 मिथाइल नहीं थे।
करेक्ट। अगर एक मिथाइल ही था, दो मिथाइल नहीं थे, पहले वो एक मिथाइल वाला केस समझा दूं मैं आप लोगों को। याद करो, हमने एक ऐसा सवाल लिया था, ये लीजिए, ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड O और ये CHN2 और यहाँ एक मिथाइल लगा हुआ था। हम यहाँ से N2 बाहर निकालते थे। N2 बाहर निकालने के बाद हम लोग ने, ये लीजिए, ये कार्बिन ऐसे लिख ली थी, ये लीजिए, फिर हमने इस कार्बिन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया था, ये लीजिए, और जैसे ही ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाया था, इधर देखो, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद, राइट, ये लीजिए, ये केवल हमने इसमें हीटिंग साइन लिया था और कुछ नहीं लिया था, कोई न्यूक्लियोफाइल वगैरह कुछ नहीं लिया था। जैसे ही हमने यहाँ पर ये अटैक करवाया था, ये नेगेटिव चार्ज आ गया था, ये डबल बॉन्ड O आ गया था, यहाँ कार्बोकैटायन आ गया था और ये Me आ गया था। क्लियर। और उसके बाद में फिर हमने यहाँ से ये जो H लगी हुई थी, इस H को H+ फॉर्म के अंदर निकाला था और ये H+ यहाँ पर आ गई थी और हमें ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल गया था। ये लीजिए, ये प्रोडक्ट हम लोगों को ऑब्टेन हुआ था। ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है कॉपी के अंदर इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन आज इस सवाल के अंदर अगर आप देखें तो N2 निकालने के लिए बिल्कुल कॉपर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द मिथाइल अल्कोहल। और ये बहुत ही गजब का स्टेप इसके अंदर हो रहा है। ध्यान रखना, ये सवाल ऐसे की ऐसे एग्जाम में आ सकता है। जरा देखना, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग देखना कैसे ये रिएक्शन होगी, जरा देखेंगे आप लोग। यहां सबसे पहले देखो, ये दोनों मिथाइल दे रखे हैं, करेक्ट। यहां फर्स्ट ऑफ ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर सॉल्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट क्या हो जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगी, राइट। जैसे ही N2 बाहर निकली, हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, और यहां फाइनली C डबल बॉन्ड O और ये कार्बिन हमारे को मिली। अब इस कार्बिन के ऊपर वही न्यूक्लियोफाइल का अटैक मिलेगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, हमारे को देखो ये स्पीशीज मिलेगी, ये लीजिए, ये लीजिए, ये नेगेटिव चार्ज, ये लीजिए, और यहां ये मिथाइल और ये पॉजिटिव चार्ज। आ रही है बात समझ में। अब यहां क्या होगा, जरा देखेंगे अगला स्टेप। अब यहां पर क्या होगा, एक्चुअली जब ये सवाल था तो यहां एक H अवेलेबल थी, वो H आसानी से रिमूव हो जाती थी और कोई न्यूक्लियोफाइल वगैरह भी नहीं था, तो हम ये स्टेप करवाते थे। लेकिन यहां एक तो यहां H नहीं निकल सकती, पहली चीज, इन द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियोफाइल मीथेनॉल रिएक्शन हो रही है, तो ऐसा क्या हो रहा है इस स्टेप के अंदर, वो जरा आप लोग देखेंगे। अब यहां पर देखो क्या होगा, अब यहां पर देखना, इधर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे, करेक्ट। और ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये यहां से यहां जाएंगे। ये ब्रेक इस तरीके से होगा और जैसे ये स्टेप होगा, इधर देखो, ये तो एल्कीन मिल गई और यहां से ये हमें कीटेन मिल गई। एक्चुअली ये कीटेन इस तरह से मिलेगी यहां पे हम लोगों को, करेक्ट। जैसे ही ये कीटेन हम लोगों को मिली, जैसे ही ये कीटेन हम लोगों को मिली, अब आप देखिएगा इस कीटेन के ऊपर मिथाइल अल्कोहल का अटैक होगा, क्लियर। और जैसे यहां मिथाइल अल्कोहल का अटैक होगा, समझना, जैसे ही यहां पर मिथाइल अल्कोहल का अटैक होगा, मिथाइल अल्कोहल के अटैक के बाद हमें फाइनली ये स्टेप मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये लीजिए, H यहां लग गया और OMe यहां लग गया, और ये लीजिए, ये दोनों मिथाइल यहां पर आ गए। उतारेंगे आप लोग, देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। देखिए फोर्थ एग्जांपल, सिंपल सा फोर्थ क्वेश्चन, कि आपको ये दिया हुआ है N नाइट्रोसो और N अमाइड,
और पूछा है कि बेसिक मीडियम में जब इसका क्लीवेज करवाया गया तो एक कार्बीन बनती है, वो कार्बीन इनमें से कौन सी है ये बताइए। तो बहुत सिंपल सा कंपाउंड है। मैंने आपको क्या बता रखा है अभी थोड़ी देर पहले, एन नाइट्रोसो एन अमाइड का जब एल्कलाइन क्लीवेज करवाया जाता है तो डाईएजो कंपाउंड बनता है। तो इसका डाईएजो कंपाउंड क्या बनेगा, सबसे पहले तो मैं उसकी बात करता हूं। देखो, अगर मैं इसके डाईएजो कंपाउंड की बात करूं तो इसका डाईएजो कंपाउंड मैंने आपको कैसे कहा है, कैसे याद रखोगे, ये लीजिए, ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड N2, ये एन नाइट्रोसो जहां होता है, एल्काइल जहां लगा होता है, उधर आपको डाईएजो कंपाउंड बनाना होता है। और इस डाईएजो कंपाउंड में से जब आप ये N2 बाहर निकालोगे तो N2 के बाहर निकलते हैं यहां आपको कार्बीन बनती हुई दिखेगी, यानी आंसर इज ए, ये कार्बीन हम लोगों को मिलेगी। क्लियर? इस तरीके का ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर हमें बस पता होना चाहिए कि एक तो एन एल्काइल एन नाइट्रोसो से, एन नाइट्रोसो एन अमाइड से, ट्राईएजिन फ्रैगमेंटेशन से, इनसे भी डाईएजो कंपाउंड्स बनते हैं और फिर वो डाईएजो कंपाउंड में से N2 बाहर निकल के कार्बीन ऑब्टेन होती है। क्लियर? ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल सा सवाल है। हीट किया गया, फोटोकेमिकल कंडीशन दी गई, तो डाईएजो कंपाउंड में क्या होता है, डाईएजो कंपाउंड में से N2 बाहर निकलती है। जैसे ही N2 बाहर निकलेगी हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, दिस वन इज द कार्बीन। क्लियर? और यहां हमारे को क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन, ये लीजिए, और ये COOMe है और यहाँ डबल बॉन्ड है। उसके बाद मैं ये कह रहा हूं, ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के अंदर इस कार्बीन का इंसर्शन हो जाएगा, और जैसे इस पाई बॉन्ड के अंदर इस कार्बीन का इंसर्शन होगा, हम इस स्पीशीज को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। देखो, ये लीजिए, यहां और यहां तो नाइट्रोजन आ गया, ये लीजिए COOMe और ये COOMe, करेक्ट। और यहां कार्बीन का जब इंसर्शन होगा तो एक बॉन्ड इधर बनेगा और एक बॉन्ड इधर बनेगा, ये कार्बीन इंसर्ट होके ये प्रोडक्ट हम लोगों को दे देगी। सिंपल सा सवाल था, इस सवाल में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, सिंपल एल्कीन में कार्बीन का इंसर्शन है, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बीन इज मोस्ट स्टेबल। तो हम ये कहें वो कार्बीन ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें या तो हम ये कहते हैं रेजोनेंस ज्यादा से ज्यादा हो, पहली चीज, एरोमेटिसिटी हो, क्लियर, और स्टेरिक फैक्टर भी अगर चारों तरफ है तो इससे भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो देखो यहां तो विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, हो ही नहीं सकता, हटाओ इसको। तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखो, यहां रिलीजिंग ग्रुप ऑक्सीजन है, यस हो सकता है, यहां हेलोजन है, मतलब ही नहीं है। यहां देखिए रिलीजिंग ग्रुप नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का रिलीजिंग पावर ऑक्सीजन की रिलीजिंग पावर से ज्यादा होती है, तो एक तो रेजोनेंस से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। साथ में नाइट्रोजन पर आपको बल्की ग्रुप लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये इस कार्बीन के चारों तरफ अगर क्राउडिंग बना के रखेंगे तो कार्बीन आसानी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, और इसलिए कह देंगे इस कार्बीन की हाफ लाइफ इंक्रीज होगी, यानी यहां सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बीन कौन सी है, डी। द गिवन कार्बीन इज मोस्ट स्टेबल। बात समझ में आई मैंने क्या बोला, कार्बीन की स्टेबिलिटी एक तो रेजोनेंस से बढ़ती है, एरोमेटिसिटी से भी बढ़ती है। एरोमेटिसिटी का तो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, केवल रेजोनेंस का है। रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देते हैं, रिलीजिंग ग्रुप एक तो यहाँ एक यहाँ है, इन दोनों को हटाओ, इनसे मतलब ही नहीं है। अब इन दोनों रिलीजिंग में से ज्यादा अच्छा रिलीजिंग ग्रुप कौन है, नाइट्रोजन, इसलिए एक तो रेजोनेंस इसकी स्टेबिलिटी ऑक्सीजन वाले से ज्यादा होगी, और साथ में कार्बीन आसानी से रिएक्शन ना करे, कार्बीन का हाफ लाइफ बढ़े, उसके लिए अगर मैं कार्बीन के चारों तरफ क्राउडिंग कर दूंगा तो भी वो आसानी से रिएक्शन नहीं करेगी। तो यहां नाइट्रोजन पर चूंकि बल्कि ग्रुप्स हमने लगा रखे हैं, इसके कारण इसके चारों तरफ स्टेरिक क्राउडिंग के कारण ये कार्बीन आसानी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, इससे इसकी हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी और हम कह देंगे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो यहां मोस्ट स्टेबल कार्बीन जो होगी वो डी कही जाएगी। आगे देखिए नेक्स्ट, ये देखिएगा बहुत ही प्यारा सवाल 7th नंबर है ना। यहाँ क्या होगा इस सवाल में जरा आप लोग देखेंगे, हमें एक डाईएजो कंपाउंड दिया गया है, और डाईएजो कंपाउंड को हीट कर लो, या उसको रोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस, कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस या सिल्वर सॉल्ट की प्रेजेंस देते हो, तो यहां से N2 बाहर निकल जाती है। जैसे ही N2 बाहर निकलेगी हमारे को यहाँ ये कार्बीन मिलेगी, करेक्ट। अब इस कार्बीन के अंदर अगर आप देखें तो आपको क्या क्या नजर आ रहा है,
अब इस कार्बीन में आपको यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड में इंसर्शन नजर आ रहा है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड में इंसर्शन अल्फा, बीटा, गामा और ये डेल्टा, डेल्टा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल प्रेफर होता है और 5 मेंबर रिंग बनती है। लेकिन आप इस डेल्टा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे ध्यान से देखें तो वहां आपको एक स्टीरियो नजर आ रही है। एच प्लेन में है, ईटी वेज पर है और एमई डैश पर है। और मैंने आपको सीधा सीधा सा कंसेप्ट कल क्या सिखाया था कि यदि किसी सिग्मा बॉन्ड में कोई कार्बीन या कभी भी कोई भी नाइट्रीन इंसर्ट होती है और अगर उस सिग्मा बॉन्ड पर कोई 3D है, कोई स्टीरियो है, तो देयर शुड बी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो इस बॉन्ड में कार्बीन का जैसे इंसर्शन होगा, हम ये कह दें ये बनने वाला प्रोडक्ट होगा, ये आपको 5 मेंबर रिंग मिलेगी। और यहाँ ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री फाइनली प्रोडक्ट के अंदर मेंटेन रहेगी। ये बात ही आप लोगों के 7th एग्जाम्पल की। ये हमने कार्बीन पर बेस्ड कुछ सवाल सॉल्व किए। शुरू में कार्बीन के रिवीजन के हिसाब से प्रिपरेशन कितने तरह से हो सकती है, कितनी प्रकार की प्रॉपर्टीज में वो इन्वॉल्व हो सकता है, और वो सारी क्वेश्चंस हम लोगों ने पूरी थ्योरी के दौरान पढ़े भी थे। आज हमने कुछ क्वेश्चंस और लिए हैं। आज ये हमारा कंप्लीट कार्बीन हो चुका है, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नया इंटरमीडिएट दैट इज द नाइट्रीन वो स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।